तो साथियों कहानी में अंत तक बने रहिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिस्टर मनीराम को ट्रेन से सफ़र करना काफ़ी पसंद था, मगर उन्हें हवाई जहाज़ में सफ़र करने से काफ़ी डर लगता था और बसों में भी वे सफ़र करना पसंद नहीं करते थे। मगर उन्हें ट्रेन काफ़ी आकर्षक लगती थी क्योंकि वह लंबी होती है और बड़ी भी, और उन्हें ट्रेन की छुक छुक में एक अलग ही सुकून मिलता है। जब वो 10 साल के थे तब भी उन्हें ट्रेन काफ़ी आकर्षित करती थी, और अब जब वो 50 के हो गए अब भी उन्हें ट्रेन ही पसंद है। 14 सितंबर की बात है। मिस्टर मनीराम काफ़ी खुश थे। उस रात वह मुंबई से गुवाहाटी जा रहे थे और अभी उन्हें लगभग 10 से 12 घंटे उस ट्रेन में ही गुजारने थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास पढ़ने के लिए किताब है और आज का ताज़ा अखबार भी है, मेरा सफ़र अच्छा कटेगा। और फिर इस ट्रेन में एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है, और क्या चाहिए सफ़र में। उसके बाद मैं 2 हफ्ते अपने जिगरी दोस्तों के साथ समय गुजार दूंगा। यह सोच सोचकर मिस्टर मनीराम काफ़ी खुश हो रहे थे। वैसे भी उस ट्रेन में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे, मगर मिस्टर मनीराम के कैबिन में कोई नहीं चढ़ा, और इस बात से मिस्टर मनीराम काफ़ी खुश थे। वैसे भी उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। ज़्यादातर लोग रात के सफ़र में सो जाते हैं, मगर मिस्टर मनीराम नहीं सोते। वह खिड़की से बाहर देखते या किताब पढ़ते या फिर सोचते रहते थे, मगर सोते नहीं थे। ट्रेन के रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद मिस्टर मनीराम अपने कैबिन में आए और खिड़की के पास जाकर बैठ गए। कुछ 1-2 घंटे खिड़की से बाहर बस पेड़, तालाब, खेत, जंगल आदि देखते रहे, और फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। तो उन्होंने अपनी किताब खोली और उसे पढ़ने लगे। करीब आधी रात को ट्रेन धूपगुड़ी के एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मनीराम ने खिड़की से बाहर देखा, पर स्टेशन पर कोई भी नहीं दिखा। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी, और उस रात के अंधेरे में फिर से पटरी पर छुक छुक करती हुई ट्रेन आगे बढ़ने लगी। तभी मनीराम के कैबिन का दरवाज़ा खुला और 2 लोग अंदर घुस आए, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की। वह जवान लड़की गुस्से में थी। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और उस लड़के पर चिल्लाने लगी, रोहन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके साथ आया वह जवान लड़का जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और अपनी सीट पर बैठ गया। मिस्टर मनीराम एक छोटे कद के शांत किस्म के आदमी थे। उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे और वह धीमे स्वर में बात किया करते थे। उन्हें शोर मचाने वाले लोग और तेज आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन दोनों की उपस्थिति उन्हें कुछ अच्छी नहीं लगी और वे मन ही मन बड़बड़ाने लगे, ये जवान लोग हमेशा शोर मचाते रहते हैं, ये लोग हल्की आवाज़ में बात क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी किताब को नीचे रखा और अपनी आंखें बंद की, मगर वो सो नहीं सके क्योंकि वे दोनों जवान लड़का लड़की अभी भी जोर जोर से बातें कर रहे थे। वह जवान लड़की उस लड़के के बगल में बैठी और धीमे स्वर में बोली, रोहन, तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरी बात को समझो। तुम मेरा डायमंड नेकलेस नहीं ले सकते, प्लीज उसे लौटा दो। रोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं माय डियर दामिनी, मैं जल्द ही दुबई वापस जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा डायमंड नेकलेस भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। रोहन ने अपना हैट उतारा और सीट में रख दिया और बोला, दामिनी सुनो, तुम्हारे पास एक रईस पति है, पर मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी तक नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पैसों के बिना कैसे जीऊँगा। तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती तो मुझे तुम्हारा यह डायमंड नेकलेस चाहिए, समझी मेरी छोटी बहन। मिस्टर मनीराम ने उस जवान लड़की पर नज़र डाली। वह एक छोटे कद की और काले बालों वाली युवती थी। उसकी आंखें काली और खूबसूरत थी। उसका चेहरा सफ़ेद और डरा हुआ था। मिस्टर मनीराम को उस लड़की पर तरस आ रहा था, मगर उन लड़का लड़की ने एक बार भी मिस्टर मनीराम की तरफ नहीं देखा। मिस्टर मनीराम ने सोचा, क्या उन्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा। दामिनी बहुत धीरे स्वर में रोहन से बोली, रोहन सुनो। तभी मिस्टर मनीराम कान लगाकर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। दामिनी बोली, रोहन, तुम आज रात डिनर में हमारे घर आए और उसके बाद तुम मेरे कमरे में गए और तुमने मेरा डायमंड नेकलेस चुरा लिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे पति ने कितने प्यार से मुझे वह नेकलेस दिया था। वह नेकलेस मेरे पति की माँ का था और वह मेरे पति के दिल के बेहद करीब है। उन्हें पता चलेगा कि नेकलेस गायब हो गया है तो वह बहुत गुस्सा होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका भाई रोहन जोर से हंसा और उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से वह नेकलेस बाहर निकाला
और उसे धीरे धीरे खोला। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बेहद ही खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस लटक रहा था। मिस्टर मनीराम डायमंड नेकलेस को देखते ही रह गए। कुछ देर तक ट्रेन के उस कैबिन में एकदम खामोशी छाई रही। सिर्फ ट्रेन की छुक छुक सुनाई दे रही थी, जो उस सर्द काली रात में धीमी गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। मिस्टर मनीराम ने वापस अपनी किताब खोल ली, पर वह उस किताब को पढ़ नहीं रहे थे। वह किताब की आड़ में रोहन का चेहरा देख रहे थे। रोहन के चेहरे में लालच से भरी एक भूखी मुस्कान थी। उस नेकलेस को निहारते हुए वह मन ही मन बुदबुदाया, वाह कितना खूबसूरत हार है, मुझे इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दामिनी बोली, हार मुझे वापस करो रोहन, मेरा पति मुझे मार डालेगा। तुम मेरे भाई हो, प्लीज ऐसा मत करो, इसे मुझे वापस कर दो। रोहन फिर से हंसा। अब मिस्टर मनीराम को रोहन पर गुस्सा आ रहा था। वह खड़े होकर उसे जोरदार एक घूंसा मारना चाहते थे, मगर वह उन दोनों के बीच में पड़ना नहीं चाहते थे। रोहन दामिनी से बोला, घर जाओ मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हें यह नेकलेस वापस नहीं करने वाला। जाओ अपने पति के पास, वरना वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। अचानक से उस जवान लड़की ने एक तेज धारदार चाकू निकाला। यह देखकर मिस्टर मनीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ना तो हिल पाए ना ही कुछ बोल पाए। चाकू दिखाकर दामिनी अपने भाई रोहन पर चीखते हुए बोली, मुझे मेरा नेकलेस वापस करो रोहन, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। रोहन हंसा और हंसता ही रहा और फिर बोला, क्या बात है मेरी भोली बहना, अब तुम इस नेकलेस को भूल जाओ, अब यह मेरा है और अपना ये चाकू मुझसे दूर रखो। मगर तभी दामिनी ने उस तेज धारदार चाकू से रोहन पर वार कर दिया और कई वार करती गई। रोहन एक जोरदार चीख के साथ सीट पर गिर गया और उस सीट का रंग अब लाल होने लगा। रोहन का खून पूरी सीट व फ्लोर पर बहने लगा और साथ ही वह डायमंड नेकलेस रोहन के हाथ से छूटकर फ्लोर पर गिर गया। दामिनी का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वह बोली, ओह नो, यह मैंने क्या कर दिया। वह रोहन के ऊपर झुकी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। रोहन, रोहन उठो रोहन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, उठ जाओ। मगर रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके शरीर से बहता खून पूरे फ्लोर पर फैल गया। दामिनी ने अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर मिस्टर मनीराम का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उनकी धड़कनें भी ट्रेन के इंजन की तरह दौड़ रही थी। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर कुछ कह नहीं सके। मिस्टर मनीराम धीरे से खड़े हुए और बड़ी सावधानी से दरवाजे की तरफ गए। वह जवान लड़की अभी भी खामोशी से बैठी रही। वह जरा भी नहीं हिली, ना ही उसने सिर उठाकर मनीराम की तरफ देखा। मौका देखकर मिस्टर मनीराम उस कैबिन से बाहर निकल आए और कॉरिडोर में पहुंचकर दौड़ने लगे। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर उन्हें एक गार्ड दिखाई दिया। वह दौड़कर उस गार्ड के पास पहुंचे और हाँफते हुए उस गार्ड से बोले, जल्दी कीजिए सर, जल्दी आइए, उस डिब्बे में एक हादसा हुआ है, एक जवान लड़की, हे भगवान प्लीज जल्दी आइए सर, उसका भाई मर गया है। वह गार्ड मिस्टर मनीराम के पीछे पीछे उस डिब्बे तक पहुंचा। मिस्टर मनीराम ने दरवाजा खोला और गार्ड के साथ अंदर दाखिल हुए, मगर वहां कोई लाश नहीं थी, ना ही कोई लड़की और ना ही कोई नेकलेस और ना ही खून की एक भी बूंद। वहां सिर्फ मिस्टर मनीराम का बैग था, उनका हैट और उनका कोट। उस गार्ड ने मिस्टर मनीराम का मुंह ताका और मिस्टर मनीराम ने उस गार्ड का। मिस्टर मनीराम बड़े ही असमंजस में बोले, पर अभी तो यही थे, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। वह जवान लड़की, उसके हाथ में चाकू था, उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था। चाकू? वह गार्ड आश्चर्य से बोला। तभी मिस्टर मनीराम झट से बोले, हाँ सर, एक लंबा धारदार चाकू। उस लड़की के भाई ने उसका डायमंड नेकलेस ले लिया था। अच्छा, डायमंड भी था? वह गार्ड बोला। क्या उस जवान लड़की का नाम दामिनी था? मिस्टर मनीराम बोले, हाँ सर, दामिनी ही था। लेकिन आपको कैसे पता? क्या आप उसे जानते हैं? गार्ड धीमे स्वर में बोला, हाँ और ना भी। फिर वह कुछ पल खामोश रहा और फिर मिस्टर मनीराम की तरफ देखकर बोला, दामिनी चौहान। उसका पूरा नाम था दामिनी चौहान। उसकी काली खूबसूरत आंखें और काले बाल। वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। रोहन उसका सगा भाई नहीं था। उन दोनों के पिता एक ही थे, मगर रोहन की माँ दुबई से थी। इतना सुनकर मिस्टर मनीराम बोले, सर, आप दामिनी के लिए था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मिस्टर मनीराम ने फिर से गार्ड की तरफ देखा और बोले, पर वो दामिनी, वह तो जिंदा है सर, कहाँ है वह? गार्ड बोला, नहीं,
दामिनी आज से 8 साल पहले मर चुकी है। अपने भाई को चाकू से कत्ल करने के बाद वह चलती ट्रेन से कूद गई थी और मौके पर ही मर गई थी। वह शायद इसी जगह पर मरी थी। मिस्टर मनीराम का चेहरा इतना सुनकर एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। वह गार्ड से बोले, 8 साल पहले? आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले ही उन दोनों को अपनी आंखों से देखा था। गार्ड बोला, हाँ, आपने उन्हें जरूर देखा होगा, लेकिन वह जिंदा नहीं थे, वो भूत थे। सितंबर के महीने में नाइट ट्रेन में वह लोगों को दिखाई देते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा, मगर पिछले साल सितंबर महीने में इसी नाइट ट्रेन में सफ़र कर रहे एक पति पत्नी ने उन्हें देखा था, बिल्कुल आपकी तरह। गार्ड आगे बोला, वे दोनों पति पत्नी भी काफ़ी डर गए थे, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दामिनी और रोहन को इस नाइट ट्रेन में आने से रोक तो नहीं सकता। गार्ड ने मिस्टर मनीराम की तरफ देखा। मिस्टर मनीराम काफ़ी घबराए हुए थे, तो गार्ड ने मिस्टर मनीराम से पूछा, क्या आप एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? चलिए मेरे साथ, एक एक वोडका हो जाए। मिस्टर मनीराम वैसे तो वोडका नहीं पीते थे, लेकिन उस रात वे काफ़ी डरे हुए थे। जब भी वो आंखें बंद कर रहे थे, उन्हें हाथ में लंबा चाकू लिए दामिनी ही दामिनी नजर आ रही थी और कानों में उसकी रोती हुई चीख सुनाई दे रही थी। तो मिस्टर मनीराम उस गार्ड के साथ ट्रेन के आखिरी डिब्बे में गए और गार्ड के साथ वोडका पी। वोडका लेने के बाद मिस्टर मनीराम को कुछ अच्छा महसूस हुआ। वो सोना नहीं चाहते थे और गार्ड भी उनसे बात करके खुश था। तो मनीराम गार्ड के साथ ही रुक गए और वापस अपने कैबिन में नहीं गए। गार्ड ने उन्हें कहानी सुनाई। सुनो मिस्टर मनीराम जी, यह एक बड़ी फेमस कहानी है। मुझे पूरी कहानी तो नहीं पता, पर थोड़ा बहुत मालूम है। यह बहुत सालों पुरानी बात है। दामिनी के पिता दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एक वक्त था जब वह बेहद ही रईस व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी करीब 3 पत्नियां थीं और 8 संतानें। उन्होंने अपने समय में खूब अय्याशियां की थी, जिसकी वजह से उनके बच्चों के लिए पैसा नहीं बचा था। रोहन सबसे बड़ा बेटा था। वह बहुत बुरा आदमी था, ऐसा लोग कहते थे। उसे आसान जिंदगी चाहिए थी। वह चाहता था कि बिना मेहनत, बिना काम के ही उसके पास पैसा ही पैसा आता रहे। उस सर्द काली रात में ट्रेन अब भी छुक छुक करती मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और गार्ड ने थोड़ी सी और वोडका पी और कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया और बोला कि अब दामिनी की जिंदगी उन 3 आदमियों के साथ बहुत कठिन होती जा रही थी। कौन कौन थे 3 आदमी? उसके पिता, उसका भाई और उसके पति के साथ। एक साल वह अपनी माँ से मिलने भावनगर गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर शैलेंद्र से हुई, जिससे दामिनी ने शादी कर ली और वह मुंबई वापस आ गए। रोहन दामिनी से मिलने अक्सर उसके पति के घर जाया करता था। वो दामिनी के पति का पैसा चाहता था। दामिनी अपने भाई से प्यार करती थी, इसलिए वह उसे पैसे दे ही दिया करती थी। मगर दामिनी के पति को रोहन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अक्सर दामिनी पर गुस्सा किया करता था। तो दामिनी के पति ने दामिनी को पैसा देना ही बंद कर दिया। उसके बाद रोहन ने दामिनी का डायमंड नेकलेस चुरा लिया और उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। मिस्टर मनीराम को दामिनी के लिए बुरा लग रहा था। बेचारी दामिनी, उसका क्या कसूर था? गुवाहाटी पहुंचकर उसने गार्ड को गुड बाय कहा और फिर 2 हफ्तों तक गुवाहाटी में अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया। वह 2 हफ्ते सुकून भरे थे। मिस्टर मनीराम की छुट्टियां भी अच्छी बीती और फिर मिस्टर मनीराम अपने घर के लिए वापस रवाना हुए। मगर इस बार उन्होंने नाइट ट्रेन की बजाय बस से सफ़र करना ज़्यादा बेहतर समझा। बस धीमी जरूर थी, उसमें भीड़ भी बहुत थी, फिर भी मिस्टर मनीराम खुश थे। अब वह गुवाहाटी के लिए सफ़र करने के लिए कभी भी नाइट ट्रेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।